एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। आज हम लोग क्लास 8 का सिविक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, और इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर को समझने के बाद आपका कोई भी इस चैप्टर से रिगार्डिंग डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए, हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शुरू में क्या है कि एक जैसे एक फुटबॉल का एग्जांपल लिया गया है कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें रूल्स रहते हैं, उसमें रेगुलेशन वगैरह रहते हैं। जैसे आप फुटबॉल को पैर से खेल सकते हो, हाथ से नहीं लगा सकते हो, तो क्योंकि उसके बाद वो फॉल हो जाएगा। उसी तरह से क्रिकेट और हॉकी में भी रूल्स होता है। एंड आफ्टर दैट हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें भी रूल्स होता है। और यही नहीं, हम जिस देश में रह रहे हैं उसके पास भी अपने रूल्स हैं। और ये रूल्स जो है मॉडर्न डे और मॉडर्न कंट्री में कैसे लिखा गया, रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया भैया? अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ये बता रहा है कि क्लास 6 और क्लास 7 में आप लोग सोशल पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, आप लोगों ने क्लास 6 और क्लास 7 में भी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा। तो आप कभी इस चीज़ को सोचते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, और वाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुरियस अबाउट हाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन गॉट रिटन और हु रोट इट। ओके, तो इसको किसने लिखा, कैसे लिखा गया, ये सब चीज़ आप सोचो, जस्ट इमेजिन करो। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वही चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ दिस फीचर्स इज क्रूशियल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंड सम ऑफ दिस विल बी द फोकस ऑफ अ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक। तो डिफरेंट चैप्टर में हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ज़रा आप लोग अपने आप में सोचो कि क्यों ज़रूरत पड़ा किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। और चलिए, इससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नेशनल कांग्रेस असेंबली 1934 की बात है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस असर्टन फॉर एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म ओनली ऑफ इंडियन गैंग मोमेंट, एंड दिस वॉज convened in December 1946। दिसंबर 1946 की बात है, आप लोग देख ही रहे हो। द फोटो ऑन पेज नंबर 2 शो सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिटवीन December 1946 and November 49। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, फ्री टू सेव दिस डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। आपको पता है कि हमारे देश में 150 साल तक ब्रिटिश का शासन रहा था। तो ये सारा यहाँ पे चीज़ें बता रहा है, ठीक है, कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया, हाँ, हाउ दे गॉट फ्रीडम। और यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर। ओके, सो और इस फोटोग्राफ में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू आप देख रहे हो, यहाँ पे है, हाँ, ये हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टुडे मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्री दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। और ये भी है कि ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी कंट्री हैं जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हैं। क्या है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज। फर्स्ट इन lays out certain ideas that form on the basis of kinds of the country that we as a citizens aspire and live। आप अगर कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री की बात कर ली जाए तो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप यूएसए, यूके, इंडिया की बात करोगे जिसके पास लिखित है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो आपका एक कंट्री है ब्रिटेन, आपको पता होगा। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल नेचर बताता है हमारे समाज का। कंट्री यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपुल हु शेयर सर्टन बिलीफ बट मे नॉट नेसेसरी एग्री ऑन ऑल इशू। आपको पता होगा कि जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, ठीक है, तो जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था तो उस वक्त क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान भी डिवाइड हुआ, और हमारे देश में तरह तरह के पीपल रहते थे, तरह तरह के रिलीजियस पीपल रहते थे, उनका धर्म अलग था, हाँ, वो अलग अलग रहते। तो उस चीज़ों को
मेंटेन करने के लिए, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सबको एक जैसा सम्मान मिले, एक जैसा इक्वलिटी मिले, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ठीक है, तो अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट टू बी कंट्री टू बी गवर्न। अब उसमें बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि अलग देश का ही मांग कर रहे थे, तो वो सारा चीज़ को देखते हुए, चाहे वो अमीर हो या फिर चाहे गरीब हो, सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। अब आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि जैसे कि माइनॉरिटी क्या है और मेजॉरिटी क्या है, डेमोक्रेसी में क्यों मेजॉरिटी को ज़्यादा मतलब तवज्जो दिया जाता है, तो ये सारा चीज़ आपके माइंड में होगा और आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी सारा चीज़। लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे आप देख लो, ये कहानी नेपाल की है। ठीक है, नेपाल आपको पता है कि उनके पास डेमोक्रेसी आती थी, फिर मोनार्की आ जाती थी, फिर डेमोक्रेसी आती थी, फिर मोनार्की आ जाती थी, तो ये होते रहता था। जैसे 1990 में उन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया और उसके बाद फिर 12 डेमोक्रेसी दैट लास्टेड फॉर 12 ईयर्स, और फिर 2002 में अक्टूबर में क्या हो गया, किंग ज्ञानेंद्र ने उसको क्या किया कि चलो भाई हो गया आपका डेमोक्रेसी खत्म, अब हम अपना मोनार्की शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर 2006 में कि पीपल मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्सेस, और 2006 में फिर से वहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, और उन्होंने डेमोक्रेसी का मांग करना शुरू कर दिया और फाइनली 2008 में नेपाल एक फिर से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। ठीक है, और उस वक्त से है, लेकिन वहाँ पे बार बार ये चीज़ें होते रहता था। और हम लोग अब यहाँ पे कोशिश करेंगे समझने का कि अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ, आपको पता होगा कि इंडिया के नॉर्थ में नेपाल का बॉर्डर लगता है। अनटिल रिसेंटली नेपाल वाज अ मोनार्की, नेपाल एक मोनार्की था। और आपको पता है मोनार्की क्या होता है, या फिर डेमोक्रेटिक क्या होता है, या फिर आपका डिक्टेटरशिप क्या होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, आपको मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपको वहाँ पे भी मैं क्लियर कर दूँगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि मोनार्की क्या होता है, या फिर डिक्टेटरशिप क्या होता है, या फिर डेमोक्रेटिक क्या होता है, तो आप क्लास 6 के वीडियो में आप देख सकते हो, वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अ पीपल मूवमेंट इन नेपाल fought for several decades to establish democracy and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king। और नेपाल ने कुछ डिकेड, ऐसा नहीं है 1-2 साल, बल्कि कुछ 10 सालों, दैट मीन्स डिकेड मीन्स 10 साल, और नॉट ओनली 1 डिकेड, सेवरल डिकेड उन्होंने स्ट्रगल किया एंड फाइनली दे गॉट अ डेमोक्रेसी। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और ये आसान नहीं होता है फ्रेंड, मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जाते हैं, संविधान लिखे जाते हैं, और ये सारा चीज़ इतनी आसानी से नहीं बनता है जितने आसानी से आप लोग इसको देख रहे हो। और यही वजह है कि आप हमारा देश 1946 से लिखना शुरू किया था और 1949 में उस चीज़ को लिख पाया था फाइनली। तो ये चीज़ें आपको पता है। अब देखो, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर। सीधी सी बात है, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, उसका अगर कुछ रूल चेंज कर दोगे तो पूरा गेम ही चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि पैर से नहीं मारना है भैया, हाथ से मारो, तो उसका रूल चेंज हुआ तो गेम भी चेंज हो जाएगा। नेपाल, और उसी तरह से अब देखो नेपाल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो नेपाल में क्या है कि वो मोनार्की से हट के डेमोक्रेटिक में आया, तो वहाँ भी तो कॉन्स्टिट्यूटिव में रूल्स जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, न्यू सोसाइटी को सेटअप करने की ज़रूरत है। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। द कैप्टन अलॉन्गसाइड एलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। और जो दूसरा हमारा पर्पस है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफाइन करता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, या किसी भी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। अगर एग्जांपल की बात कर ली जाए तो नेपाल जो है वो अर्लियर, यानी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, किसके द्वारा किया जाता था, या तो किंग या फिर उसके मिनिस्टर के द्वारा। इन कंट्री दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पोलाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लाइंग आउट सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज।
ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में, आपने नेपाल के बारे में कहानी पढ़ा, तो देखिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे एक कार्टून के जरिए आपको समझाया गया है कि क्या, अब मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे किसी भी देश में मेजोरिटी है, तो क्या मेजोरिटी अगर सबको दे दिया तो वही फिर जीत जाएगा? नहीं दोस्तों, उसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे जो है इस चीज़ को भी खास ध्यान रख के माइनॉरिटी के लिए कुछ लॉ पास किए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि मेजोरिटी इसका फ़ायदा गलत तरीके से उठा ले। जैसे आपका एक कहानी है यहाँ पे कि सुरेश जो है वो क्या है भाई, तो क्लास का मॉनिटर है, मैम उसकी है, ठीक है, मिसेस रॉ, वो कुछ देर के लिए क्लास से बाहर जाती है और इसका फ़ायदा उठाता है गलत, कौन? सुरेश, ठीक है। तो उसने अनिल से बातचीत किया और उसके बाद उसको बोला कि तुम ये बदमाशी कर रहा है, और वो फिर मैम जब वापस आती है तो वो क्या बोल रहा है कि अनिल पूरे क्लास को डिस्टर्ब करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? तो ये चीज़ें जब सुनी तो उसकी मैम क्या बोली कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 टाइम, बट मैम डिड नॉट डू एनीथिंग। उसने बार बार, अनिल ने बार बार बोला कि मैम मैंने नहीं किया है, लेकिन उसका नहीं सुना गया। तो इसका अपने मतलब यहाँ पे क्या है कि एक गवर्नमेंट जिसको जनता चूज करती है, जिसको पीपल चूज करती है, वो गलत फ़ायदा नहीं उठाए। और इस कार्टून में ये दिखाया भी गया है कि कभी कभी उसका गलत फ़ायदा उठा लेती है, और अगर ये गलत फ़ायदा उठाए तो जैसे देखो अभी एनडीए की सरकार है, अगर ये सही से काम ना करे तो ये 2024 में आने वाले इलेक्शन में इसको पीपल उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे से काम करते रह गई तो इसको पीपल फिर से अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज ऑन रूल्स दैट कार्ड्स अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर। In the case of Indian Constitution, about which will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental right। और हमारे फंडामेंटल राइट में बहुत सारे लॉज वगैरह लिखे गए हैं, आप लोग खुद पढ़ोगे, ठीक है। चाहे वो दलित राइटर हो, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आपने नाम शायद सुना होगा, ठीक है। और ये डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7 बुक्स? अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग पढ़ो जाके क्लास 7, तो आपका वहाँ भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो उसके बाद क्या है कि यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन्स एंड से दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस एंड बर्थ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा गया है कि किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी रेस, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर और किसी भी जगह उसका बर्थ प्लेस हो, ऐसा नहीं है। और ये भी यहाँ पे बताया गया, द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और राइट टू इक्वलिटी जो है हमारा एक राइट फंडामेंटल राइट में आता है। और फंडामेंटल राइट कितने प्रकार के होते हैं आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। यहाँ पे एक और कार्टून है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में थोड़ा बताया गया है कि एक गेम पीरियड है, जैसे बॉयज़ लोग बोल रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे और गर्ल्स लोग बोल रही है बास्केटबॉल। ऑब्वियसली बात है कि बॉयज़ का ज़्यादा संख्या था तो वो क्रिकेट मान गए, ठीक है। तो ये क्या होता है दैट मैम, यहाँ पे बोला गया कि मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विशेस आर ऑल्सो है। आप ज़रा यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँगा ताकि आप लोग समझ सको। सपोज दैट कि कहीं पे 5 इंसान है, ठीक है। तो अब 3 जिसको वोट दे दिया वो जीत गया और 2 जिसको दिया वो हार गया। तो ये 2 का विशेष कहाँ पूरा हुआ? ये भी तो सोचो कि ये 2 का विशेष पूरा नहीं हो रहा है। तो इन सब ये चीज़ें भी सोचने वाली बात है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब सच एन अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू। और ऐसा ही अनहेल्दी सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी होता है, वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। और ये मेजोरिटी क्या करती है, बार बार अपने डिसीजन को बनाने के लिए माइनॉरिटी के अगेंस्ट में चले जाती है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चले जाती है। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट्स एवर सोसाइटी इन प्रॉन ऑफ दिस ट्रेन द मेजोरिटी। अब देखो,
अब माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जरा सोचो, हु इज इन माइनॉरिटी इन द अबव स्टोरी बोर्ड। इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताना स्टोरी बोर्ड जो था, इसका आप आंसर ज़रूर लिखना, ठीक है। अब देखो हमारा नेक्स्ट, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बता देता हूँ कि फ्री में आपको क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी का इससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ पे आप एक बार आओ, वीडियो देखो, आप बस एक बार आओगे आपको भरोसा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझाया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। होता क्या है ना, आप पैसे पेड करके जा रहे हो 20,000 40,000 एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, ताकि हमारा यूपीएससी और बीपीएससी क्लियर हो आसानी से, और यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में सारा चीज़ें क्लियर करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके व्यूज़ देख रहा हूँ मैं बहुत ही कम आ रहे हैं, तो व्यूज़ बढ़ाओ, चीज़ें शेयर करो। अगर शेयर करोगे तो मेरा भी इंटरेस्ट जगेगा, और मैं जल्दी जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, ताकि आपका क्लास 8 to 12 बहुत जल्दी से क्लियर हो जाए। अब देखो, दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर्स ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अदर विद इन द सेम कम्युनिटी। तो क्या ये क्या कहते हैं, वन कम्युनिटी जो है डोमिनेट करता है, तो ये सारा चीज़ें हम लोग भी यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी पे डोमिनेट करता है, ये सारा चीज़ें हमारे मन में, या आप अगर चीज़ों को समझ रहे हो तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है। अगर आ रहा है, अगर चीज़ें समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में यस कर दो। अब देखिए, द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। Understand? This may sound strange. What is the meant by this? Is that we might at times feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us guard against this. अच्छा, ये क्या, इसका क्या मीनिंग है, ज़रा बताओगे? To save us from ourselves. हाँ, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, शबनम एक लड़की है, यहाँ पे आप इस चीज़ों को यहाँ से समझोगे, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजोरिटी, शबनम का कल है एग्ज़ाम, ठीक है, लेकिन उसका एक फेवरेट सीरियल है जो कि चलने वाला है। अब वो सोच रही है कि भाई अगर मैं ये सीरियल देखता हूँ तो कल मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा ख़राब, और अगर मैं नहीं देखती हूँ तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा। फिर वो अपनी माँ और पापा वहाँ पे हैं उसके, वो बात करती है, बोलती है एक काम कीजिए, आज कोई सीरियल नहीं देखेगा, ठीक है। क्योंकि उसकी माँ पूछती है कि तुम क्यों चिंतित हो, और वही हुआ, उस दिन वो टीवी वगैरह सीरियल नहीं चला, और फाइनली वो अच्छा नंबर लाई। तो क्या हो गया, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, ओके। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इस कार्टून के जरिए समझा कि जो सरकार है, सरकार के फैसले से हर कोई खुश नहीं रह सकता, किसी के विरोध में वो फैसले देती है, किसी के अगेंस्ट या फिर किसी के पक्ष में देती है, तो ये चीज़ें होती रहती है, ठीक है। दैट मतलब कुछ चीज़ें खराब हो सकती है, लेकिन सरकार जो भी फैसला देती है वो फ्यूचर को सोचते हुए देती है, ठीक है। A good constitution does not allow these whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of the citizen and protects their freedom. तो उसके फ्यूचर्स को सोचते हुए वो देती है, ताकि जितने भी आपके आने वाले राइट्स हो या फिर जो चीज़ें हैं वो आपका ना बिगड़े, ठीक है। और अबव जो कार्टून था, इसमें हम लोगों ने ये भी समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, हाँ, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जो है हमारा, वो हमेशा सोचता नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल द इंटरेस्ट। तो देखिए, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वाई वॉज शबनम हैप्पी दैट सी हैड नॉट वॉच टीवी, व्हाट वुड यू हैव डन इन अ सिमिलर सिचुएशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द सक्सेस ऑफ द पीपल मोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये सारा चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करना है। सुरेश द क्लास मॉनिटर, उसने क्या गलत किया था, ठीक है, हाँ, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये सारा चीज़ यहाँ पे बताना है आपको, ठीक है। अब देखो,
अब है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। अब अभी तक तो हम दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, नेपाल और कुछ कार्टून देख रहे थे, लेकिन अब आता है हमारा मेन टॉपिक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जिसके लिए ये चैप्टर हमारा दिया गया था, जो टाइटल था हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड। और सीधी सी बात है कि 20th सेंचुरी के शुरू होते ही हमारा जो देश है वो स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। मैं आपको ज़रा बता दूं फ्रेंड्स कि 1757 में अगर ब्रिटिश यहाँ पे आया ना भाई, तो 1857 तक तो हमारे देश को यही नहीं पता चला कि हम गुलाम हैं। 100 ईयर्स हमारे देश को ये समझने में लग गया कि हम गुलाम हैं। और 1857 से लेकर 1907 तक हमारे देश के कुछ प्रमुख लीडर ने सिर्फ सब लोगों को ये समझाना शुरू किया, इसमें 50 साल लगा कि भैया हम गुलाम हैं। और तब जाके लास्ट के 40-50 सालों में हमारा देश में बहुत सारा स्ट्रगल हुआ और तब जाके हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, और आप सोचो, आप जापान का नाम सुने होंगे, वो सिर्फ 14 ईयर्स में ही आज़ाद हो गया था। अब देखो, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम to imagining and planning what a free India would be like। और स्ट्रगल के साथ साथ हमारे जो नेशनलिस्ट थे वो ये भी सोच रहे थे, वो ये भी प्लान कर रहे थे कि फ्री इंडिया, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा उसके बाद जो हमारा इंडिया है वो कैसा होगा। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स टू ओबे रूल्स दैट दे had a very little role in making the long experience of authoritarian rules under the colonial state convinced Indian that free Indian should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government। तो सीधी सी बात है कि जब ब्रिटिश का रूल था तो सब इक्वली ट्रीटेड नहीं होते थे फ्रेंड्स, इसलिए वो लोग ये सोच रहे थे कि जब इंडिया फ्री हो जाएगा तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे ताकि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब देखो, व्हाट रिमेन टू बी डन देन वाज टू वर्क आउट द वे इन विच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन इंडिया एंड द रूल्स दैट what determined in functioning this was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution। और ये एक आदमी के द्वारा नहीं किया गया था दोस्तों, ये 300 आदमी वहाँ पे थे और 1946 से शुरू होके ये लगभग 3 साल तक चला था। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक? अब देखिए, भीमराव अंबेडकर के बारे में जान ही रहे होंगे, उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है। हाँ, अब देखो, अब दिस मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देन द कंट्री वाज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। और यहाँ पे दोस्तों क्या था ना कि एक प्रॉब्लम हो तो ना, क्योंकि हमारा देश विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज हैं, यहाँ पे अलग अलग धर्म है। तो इस माहौल में, और उसी वक्त इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो इस माहौल में सबको एक साथ लेकर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बट द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर। Also, when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. The partition of the country into India and Pakistan was imminent, and some of the princely states remained undecided about their future। और उसमें भी जो हमारा कुछ स्टेट था वो ये सोच रहा था कि भाई हम अलग ही हो जाते हैं जब पाकिस्तान भी अलग हो गया। और उस वक्त चीज़ों को एक करके चलना ये बहुत ही मुश्किल हो रहा था, और उस वक्त ये जो किया गया ये एक सराहनीय है। ठीक है, हमारे नेशनलिस्ट द्वारा। दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव द कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट द रेस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रजर्विंग नेशनल यूनिटी। और उनका एक काम था, वो नेशनल यूनिटी पे विश्वास रखते थे और उन्होंने इसलिए ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जो मेंटेन करे हमारे नेशनल यूनिटी को। द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरिडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज
फेजिंग द क्रूशियल रोल टू द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वो बनाया एक डेमोक्रेटिक में क्या हुआ कि पीपल अपने राजा को चुन सकता है, पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है हमारा फेडरलिज्म। अब हम लोग फेडरलिज्म को समझेंगे। आप लक्ष्मीकांत के बुक अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप फेडरलिज्म को बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, या तो आप लक्ष्मीकांत के बुक में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे भाई। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे है दिस रिफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब सीधी सी बात है वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। और सीधी सी बात है हमारे पास दो गवर्नमेंट है, एक स्टेट लेवल का है और एक सेंटर का है। और पंचायती राज को उसमें थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को जोड़ दिया गया। एंड रिट अबाउट ऑल इन योर क्लास सिक्स के बुक में ये सब आपने पढ़ा होगा, सेंटर स्टेट एंड पंचायती राज। अब देखो, अब ये भी बता रहा है कि वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या क्या काम होता है वो क्लास 7 में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ ज़्यादा पढ़ोगे। तो देखिए, द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मीन दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग टू द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एवरीवन। और ये बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हमारा देश इतना वास्ट था कि कोई एक इंसान दिल्ली में बैठ के पूरे देश का डिसीजन बना, ये बहुत ही मुश्किल था। सो क्या किया गया कि अनदर लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को तैयार किया गया ताकि वो डिसीजन बनाए। और वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉय ऑटोनॉमी। और ऐसा देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके मन में होगा कि क्या स्टेट लेवल का बना दिया गया कि तो स्टेट लेवल अपने मन से काम करेगा? नहीं दोस्तों, स्टेट लेवल के पास भी अपने कुछ राइट्स थे, अपने कुछ लॉ थे, और उन सबको कंट्रोल सेंटर करता है। बट स्टेट के पास भी अपना राइट और अपना लॉ है। अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट, और क्या क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। और अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट merely agent of the federal government but draw into authority from the constitution. All persons in India are governed by law and policies made by each of these level of government. और जितना भी इंडिया का नागरिक है सबको गवर्न किया जाता है बाय लॉज एंड पॉलिसीज। अंडरस्टैंड और नॉट? अब देखिए पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब देखिए पार्लियामेंट फॉर्म, अब ये पार्लियामेंट फॉर्म हमारे देश में पार्लियामेंट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन यूएसए में कैसा है? प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो देखिए अब क्लास 7 के बारे में बात हो रहा है कि कांता था वो वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। और वोट के बारे में बात कर रहा है, ये देख रहे हो आप लोग, वोट ऐसे ही होता था, ऐसे लाइन में लग के। ठीक है, ये हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा सा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का भी जब 18 होगा तो आप लोग दोगे, और शायद बहुत सारे मेरे दोस्त मेरे साथ ही वोट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए तो चलिए, when they are making the constitution, the members of constituent assembly felt that the freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste। और सीधी सी बात है, उसमें हमारे देश में सिर्फ एक धर्म हो तो एक धर्म में भी बहुत सारे कास्ट हैं, तो उसमें सबको इक्वलिटी करने के लिए एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था वन वोट। मतलब चाहे आप अंबानी हो, चाहे आप रिक्शा चलाने वाले हो, चाहे आप नॉर्मल पीपल हैं, सबका एक ही वोट होता था। ठीक है, अंडरस्टैंड और नॉट? एंड दिस रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल। यू विल रीड मोर अबाउट वाई रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शन इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। और चैप्टर 2 में आप लोग इसके बारे में और ढंग से पढ़ोगे कि क्यों रिप्रेजेंटेशन इज क्रूशियल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग इन यूनिट 2 ऑफ दिस बुक। अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब देखिए द लेजिस्लेटर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव and executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government। और उसके बाद जुडिशरी क्या है? जो कि
आप लोग चैप्टर 3 में पढ़ोगे, ठीक है, और इसी किताब में। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, in order to prevent the misuse of power by any one branch of government, the constitution says that each of these organs should exercise different power. Through this, each organ act as a check on the other organ of government, and this ensure the balance of power between all three. ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ये बैलेंस करता है। आप लोगों को यहाँ पे जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेगिस्लेचर में आपको लेगिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया होगा, और जुडिशरी हम लोग चैप्टर 3 में बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बैठ के जो है बातें कर रहा है अबाउट फियर दैट द एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रॉन्ग एंड इग्नोर इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेगिस्लेचर। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि क्या इतना जो हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर देगा? ये भी एक डर मन में बना हुआ रहता था। अब देखिए, हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल हमारा राइट आपको पता है, पहला है राइट टू इक्वलिटी, और राइट टू इक्वलिटी हमारा आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर आता है। ठीक है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और राइट टू फ्रीडम हमारा आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये हमारा 23 और 24 में आता है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये हमारा 25 टू 28 में आता है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये हमारा आता है आपका 29 टू 30 में। ठीक है, और उसके बाद है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूएंट रिमेडीज। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। अब एक आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन अब हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। लेकिन क्या ये लीगल है? हाँ दोस्तों, ये लीगल है। आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? लेकिन नाउ इट इज ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट, ये सारा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, आप लोग जरूर इसका आंसर देना। ठीक है, अब सेकुलरिज्म है। क्योंकि हमारा देश विविधताओं का राष्ट्र है, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि हिंदू ही हम हैं या फिर मुस्लिम ही हम हैं, तो इस तरह की बातें हम नहीं कर सकते दोस्तों। बिकॉज यू नो अंडरस्टैंड द वेज इन विच द कंट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ एन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट्स अ कंट्री अडॉप्ट फॉर इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्या है,